क्या कोड है इसका? पता नहीं सर इसका कोड। अच्छा, 206 है, ठीक हो गया, यही है, ठीक हो गया। स्लाइड असल में एक मिनट देखता हूँ। ये ठीक है। यार शाम नहीं समझिए फिर यार स्ट्रॉबेरी लेना वही तो तो ये जो हमारा कोर्स है इंट्रोडक्शन टू सीरीज ऑटोमेटा CS206। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 1 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। आवाज़ आ रही है सबको? यस सर आ रही है। स्क्रीन भी नज़र आ रही है? अच्छा, इसमें जो हम बुक फॉलो करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर थ्योरी, डैनियल की है, ठीक है, कोहन वाली बुक। और इसका लेटेस्ट एडिशन जो भी होगा वो हम फॉलो करेंगे। मेन जो इसमें टॉपिक्स कवर करने हैं हमने, वो तकरीबन 14 से 15 इसके चैप्टर हैं, वो हम पढ़ेंगे। ये टॉपिक्स हैं: बैकग्राउंड लैंग्वेजेस, रिकर्सिव डेफिनेशंस, रेगुलर एक्सप्रेशन, ऑटोमेटा, फाइनाइट ऑटोमेटा, ट्रांजिशन ग्राफ और क्लींस थ्योरम। आप लोगों ने पहले भी कोर्स लिया होगा, कुछ ने, दोनों ने हासिल लिया होगा। रिपीट करें दोनों, है ना? यस सर। हाँ, तो ये यही हमारी जो है, लास्ट टाइम भी हमारी यही आउटलाइन थी, तो अभी भी सेम आउटलाइन है और एंड पे ट्यूरिंग मशीन होगा। सो लेट्स गो टू द स्लाइड्स। अच्छा जी, दिस इज़ माई इंफॉर्मेशन। ये तो आपको पहले से आइडिया होगा इसका क्या है। क्लास हमारी होती है 2 दिन, ट्यूसडे को और वेडनेसडे को, मंडे और वेडनेसडे को, सॉरी। सो ये बुक्स हैं रेफरेंस एंड टेक्स्ट। एक बुक जो है, जो मैंने ऊपर हाईलाइट की हुई है, ये तो हम फॉलो करेंगे। बाकी 3-4 बुक्स मैंने और भी यहाँ रिकमेंड की हैं, ये सारी मैं अपलोड कर दूँगा, गूगल क्लासरूम पे मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है? उसका मैं आपको आज
इन्विटेशन भी आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है सर। हाँ जी, ग्रेडिंग में यह है कि 30% जो है वो हमारा होगा मिड टर्म, 10% असाइनमेंट, क्विज नहीं होंगे चूँकि ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन ख़त्म हो जाता है और हमारा ऑन कैंपस आता है तो फिर हम कर लेंगे, अदरवाइज़ क्विज नहीं करेंगे, असाइनमेंट ही होंगी 20%। ठीक है, और फाइनल एग्जाम। ओके, सो व्हाट डज ऑटोमेटा मीन्स? इट इज़ अ प्लूरल ऑफ ऑटोमेटन एंड इट मीन्स समथिंग दैट वर्क्स ऑटोमेटिकली। दो तरह की जो है ना बेसिकली मशीन्स होती हैं, और उनसे करस्पॉन्डिंग जो लैंग्वेजेस होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती है फॉर्मल और एक होती है इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब वो है जो सिंटैक्टिक लैंग्वेजेस को फॉलो करती हैं, और इनफॉर्मल का मतलब जो सिमेंटिक लैंग्वेज को फॉलो करती हैं। दो तरह की बेसिकली इसमें टाइप्स हैं। तो हम बेसिकली इस कोर्स में शुरू का जो पार्ट है उसमें लैंग्वेजेस पे फोकस करेंगे कि जो हमारी मशीन्स होती हैं। अच्छा, इसमें जो हम बात करते हैं ऑटोमेटा की, तो ऑटोमेटन का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी मशीन या कोई भी ऐसा सर्किट जो ऑटोमेटिकली वर्क करे। आमतौर पे अगर आपने देखा हो जो डीएलडी का कोर्स आपने पढ़ा था वहाँ पे हमने फाइनाइट स्टेट मशीन्स पढ़ी थी। उसके अंदर ट्रांजिशंस होती हैं कि अगर आपकी इनपुट ये हो तो वो अपनी स्टेट चेंज करके इस स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। और अगर उस स्टेट में है तो मतलब स्टेट ए में है तो ए इनपुट आए तो किस स्टेट में जाएगा। तो ये जो सिमिलर टाइप ऑफ बिहेवियर जो है बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे कि जो मशीन्स होती हैं बेसिकली वो वहीं से फाइनाइट स्टेट जो मशीन होती है जो हमने एफएसएम पढ़ी थी डीएलडी में, उसी से आगे हम चलेंगे कि जो थ्योरेटिकली वहाँ तो हम प्रैक्टिकली चीज़ों को कर रहे थे कि चलो स्टेट मशीन बनाई और उसको प्रैक्टिकली करके देखा, लेकिन यहाँ पे हम बेसिकली कंप्यूटर का जो थ्योरेटिकल डिज़ाइन है उसको स्टडी करेंगे। और अर्ली पीरियड में जब प्रैक्टिकली कंप्यूटर अवेलेबल नहीं थे तो यही मशीन जो है इनकी थ्योरेटिकल डेफिनेशंस इनकी बेस पे ही कंप्यूटेशन परफॉर्म की जाती थी। यानी आप कह सकते हैं कि ऐसी मशीन्स जो थ्योरेटिकली पॉसिबल हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल समझी जाती थी, और उन्हीं मशीन्स के ऊपर फिर डिफरेंट तरह के एल्गोरिदम रन किए जाते थे, और उन्हीं मशीन्स के लिए लैंग्वेजेस भी डिज़ाइन की जाती थी। इसलिए अगर आप देखें इस कोर्स में जो बुक हमने लगाई है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर थ्योरी। तो ये बेसिकली कंप्यूटर की थ्योरी थी जो अर्ली पीरियड में जब कंप्यूटर प्रैक्टिकली और फिजिकली अवेलेबल नहीं था, तो ये थ्योरी ऑफ कंप्यूटर जो थी वो दैट वाज अवेलेबल। और इट इज़ मोर ऑफ अ मैथमेटिकल कोर्स देन प्रैक्टिकल कोर्स, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो कंप्यूटर की बिहाइंड जो उसकी थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल जो फाउंडेशन है वो डिस्कस की जाती है। तो उस एस्पेक्ट से दो चीज़ें देखी जाएंगी, एक तो है मशीन का डिज़ाइन इटसेल्फ जो थ्योरेटिकल डिज़ाइन है, प्लस जो लैंग्वेजेस उस पर चलती हैं उन मशीन्स के ऊपर, वो दो चीज़ें, ठीक है। इसी वजह से जो आज का मॉडर्न कंप्यूटर है वो भी आप कह सकते हैं कि इसी से इवॉल्व हुआ है, कि उसकी एवोल्यूशन से ही आज मॉडर्न कंप्यूटर जो है वो इस स्टेज पे पहुंचा है। और प्लस जो लैंग्वेजेस डिज़ाइन होती हैं ये भी उन्हीं लैंग्वेजेस की एवोल्यूशन से हम नई नई लैंग्वेजेस जो है वो डिज़ाइन करते हैं। और बहुत सारे जो कंपाइलर डिज़ाइन होते हैं वो भी इसी बेस पे होते हैं जो इन लैंग्वेज को थ्योरेटिकली इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। ओके, सो लैंग्वेजेस की जो अगर हम बात करें तो उसमें जो बेसिक उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले तो हर लैंग्वेज का एक सेट ऑफ अल्फ़ाबेट होता है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है तो उसका जो बेसिक कंपोनेंट है वो उसके अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इंग्लिश के हैं, उर्दू के हैं, अरबिक के हैं, किसी भी लैंग्वेज में अगर आप बच्चे को किसी को सिखाते हैं लैंग्वेज तो सबसे पहले उसके अल्फ़ाबेट सिखाते हैं। जिस तरह इंग्लिश के ए टू जी हैं, उर्दू के अलिफ से ये तक हैं, ऐसे ही अरबिक के भी हैं, और तमाम चाइनीज़ लैंग्वेज है या कोई भी लोकल लैंग्वेजेस जितनी भी हैं हमारे पाकिस्तान की, तो हर लैंग्वेज का एक सेट ऑफ अल्फ़ाबेट होता है और उसी से वो लैंग्वेज बिल्ड होती है। तो सबसे बुनियादी जो चीज़ है वो किसी भी लैंग्वेज की वो है उसका सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स। सो अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? इट इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स जिनको लेटर्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो वर्ड्स हैं ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इनको इस तरह याद रखना है कि इनको सिंबल से लेटर कहा जाता है। तो इस सेट को सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स कहा जाता है। अच्छा, एक मिनट जरा होल्ड कीजिए। मिस्टर फसी।
हेलो जी, ओके, वेलकम बैक। सो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो लैंग्वेज है उसका बेसिक कंपोनेंट जो है, एसेंशियल जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक आप कह सकते हैं, वो अल्फ़ाबेट्स है। अल्फ़ाबेट क्या है? अल्फ़ाबेट इज़ अ सेट ऑफ इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट, जिसके अंदर सिंबल्स और लेटर्स होते हैं। और इसको अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसको हम डिनोट करते हैं ये जो समेशन का निशान है, इसको ग्रीक लेटर में सिग्मा कहते हैं। सिग्मा से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा। तो सिग्मा जो है ये रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स को। और सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? ये वो सिंबल्स और लेटर्स होते हैं जो किसी भी लैंग्वेज का बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। जैसे कि अगर आप एग्जांपल देखें यहाँ पर, तो सिग्मा यहाँ कर्ली ब्रेसेस के अंदर वो दिखा रहा है A, B। तो ये कैसी लैंग्वेज है जिसका जो अल्फ़ाबेट है, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट, वो 2 लेटर पे मुश्तमिल है, और वो है A, B। ऐसे ही अगर आप देखें दूसरी एग्जांपल में, जो सेट ऑफ अल्फ़ाबेट है वो है 0, 1। अब 0, 1 जो है, ये अगर आप देखें तो ये तो एक बड़ा वेल डिफाइंड लैंग्वेज है जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बता सकते हैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 0, 1? सर ये जीरो कंप्यूटर लैंग्वेज को। हाँ जी, ये बाइनरी लैंग्वेज जो है उसको रिप्रेजेंट करता है, जो मशीन लैंग्वेज बेसिकली कंप्यूटर की लैंग्वेज है। ठीक है सर। सो मशीन लैंग्वेज जो हार्डवेयर लैंग्वेज है बेसिकली। सो 0, 1 जो है ये सेट ऑफ अल्फ़ाबेट, ये रिप्रेजेंट करता है मशीन लैंग्वेज, जिसको हम हार्डवेयर लैंग्वेज भी कह सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है 0, 1 का? इसका मतलब ये है कि जितने भी वर्ड्स बनेंगे इस लैंग्वेज के, वो वर्ड्स जो होंगे वो इन 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से बनेंगे। यानी कि 0, 0, ठीक है, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 0, 1, 0, 0, ये सब जो हैं जो वर्ड्स हैं, ठीक है, जो आप जो स्ट्रिंग बना सकते हैं इनके कॉम्बिनेशन से, उन स्ट्रिंग में से कुछ रूल्स हम देखेंगे कि कुछ ख़ास रूल्स हैं, जब वो अप्लाई करते हैं तो वो रिप्रेजेंट करते हैं कि लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे ये वर्ड्स हैं और जो बाइनरी लैंग्वेज के बनेंगे, वो जो स्ट्रिंग्स हैं बेसिकली, जिनको वर्ड्स भी कहा जाएगा, वो इसी से बनते हैं, 0, 1 के कॉम्बिनेशन से बाइनरी में। ऐसे ही अगर आप देखें एक और एग्जांपल वो यहाँ बात कर रहा है IJK, तो ये भी एक अनदर लैंग्वेज है जिसके अंदर 3 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स जो है उसके अंदर कितने लेटर्स होंगे इस पे कोई पाबंदी नहीं है, वो एनी नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली हर लैंग्वेज के अपने होते हैं। तो ये होता है कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं। आगे चलते हैं। अब कहते हैं कि ये भी इम्पोर्टेंट एग्जांपल है कि अ सर्टेन लैंग्वेज वर्जन ऑफ लैंग्वेज अल्गोल हैज़ 113 लेटर्स, यानी कि उसके अंदर कितने अल्फ़ाबेट्स? 113 अल्फ़ाबेट्स थे। तो इट्स अ ह्यूज लैंग्वेज। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि लैंग्वेज में अगर अल्फ़ाबेट्स ज़्यादा हैं तो वो लैंग्वेज बहुत बड़ी होगी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि लैंग्वेज के पास वर्ड्स कितने हैं, ठीक है ना? और वो रूल्स पे डिपेंड करता है कि वो रूल कितने ज़्यादा वर्ड्स बनाने की परमिशन देता है। तो उससे पता चलता है कि लैंग्वेज कितनी बड़ी है, लैंग्वेज कितनी छोटी है। तो नंबर ऑफ हम देखेंगे कि इसका भी हमारे पास तरीक़ेकार हैं कि हम पता लगा सकते हैं कि किसी लैंग्वेज के अंदर कितने वर्ड्स पॉसिबल हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ इम्पॉर्टेंट बात समझने की वो ये है कि नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स या नंबर ऑफ लेटर्स ज़्यादा होने से आप ये नहीं कह सकते कि वो लैंग्वेज बड़ी है। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि हाँ, इसका सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स बहुत बड़ा है, 113 इसमें लेटर्स हैं। ओके, सो सिग्मा इंक्लूड्स लेटर। अच्छा, अब जो ये हमारे पास सिग्मा है जिसको हम सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स में सिर्फ और सिर्फ सिंगल डिजिट नहीं होते या सिंगल लेटर्स नहीं होते, बट इट कैन ऑल्सो बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर आप देखें वैरायटी ऑफ ऑपरेटर भी हो सकते हैं, सिक्वेंशियल ऑपरेटर भी हो सकते हैं, जिस तरह के गो टू है और इफ़ है। बट इफ़ इटसेल्फ, ये पूरे का पूरा आई और एफ मिला के दो लेटर्स को मिला के एक, यहाँ पर आप कह सकते हैं स्ट्रिंग है इफ़, इट कैन ऑल्सो बी अ लेटर, यानी कि एक अल्फ़ाबेट, जो सेट ऑफ अल्फ़ाबेट है उसका एक एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम एग्जांपल में देखेंगे। सो कॉन्केटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग क्या होते हैं? अब ये तो हमने बात की कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं। अल्फ़ाबेट्स हमने देख लिए कि अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो हमारे पास सिंबल्स और लेटर्स होते हैं, इसलिए लफ्ज़ लेटर्स की जगह पर सिंबल यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लेटर्स से मुराद आम तौर पे सिंगल डिजिट कोई भी कैरेक्टर आ सकता है।
लेकिन जब सिंबल की बात करेंगे तो सिंबल के अंदर आपके पास एक से ज़ायद लेटर वाले जो स्ट्रिंग्स हैं वो भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी लैंग्वेज अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, हो सकती है कि जिसका सेट ऑफ अल्फ़ाबेट अगर आप देखें सिग्मा, वो ऐसा हो सकता है कि जिसके अंदर आगे चल के हम देखेंगे बहुत सारी एग्जांपल्स आएंगी, लेकिन अभी यहाँ मैं आपकी आसानी के लिए लिख देता हूँ कि ए कॉमा ए बी, ठीक है। तो ऐसी लैंग्वेज भी हो सकती है जिसका जो बेसिकली सेट ऑफ अल्फ़ाबेट है वो इस तरह का हो। अब आप देखें इसके दो एलिमेंट हैं, ए और एक बी, ये दो इसके एलिमेंट है, और इसके जितने स्ट्रिंग बनेंगे वो इनके कॉम्बिनेशन से बनेंगे, ठीक है जी। तो ये जो अगर आप देखें ये सिंगल डिजिट है, सिंगल लेटर है, और ये कॉम्बिनेशन है दो डिजिट्स का, दो लेटर्स का, इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो ये भी एक सिग्मा का पार्ट हो सकता है, यानी कि सेट ऑफ अल्फ़ाबेट हो सकते हैं। तो इससे ये पता चला कि हमारे पास जो सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं, बेसिकली सेट ऑफ अल्फ़ाबेट के अंदर नॉट ओनली सिंगल डिजिट बल्कि और लेटर्स आ सकते हैं, बल्कि कॉम्बिनेशन भी आ सकते हैं, स्ट्रिंग्स भी आ सकते हैं। इसलिए लव सिंबल का इस्तेमाल किया गया। अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? अ फाइनाइट, यानी कि नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स। अच्छा, ये फाइनाइट भी होता है। ऐसी लैंग्वेज आप नहीं डिज़ाइन कर सकते या कह सकते हैं कि ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंबल्स हो, ऐसा नहीं हो सकता। द सेट वुड ऑलवेज बी फाइनाइट। उसकी एक लिमिट होगी कि कितने उसमें हो सकते हैं। लेट्स से जैसे हमने भी बात की, अलगोल के अंदर 113 थे, ज़्यादा हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन फाइनाइट होंगे। एक लिमिट होगी, एक नंबर होगा कि इतने इतने इसके अंदर हैं। ओके, अच्छा, नेक्स्ट जो अभी तक जो हमने देखा वो एक डेफिनेशन देखी है कि अल्फ़ाबेट क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होते हैं? स्ट्रिंग जो है इज अ कॉन्केटिनेशन ऑफ फाइनाइट सिंबल्स फ्रॉम द अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। तो अगर आप देखें वो जो हमने इससे पहले बात की थी कि अगर आपके पास ये एक ए कॉमा बी, ये हमारे पास एक सेट ऑफ अल्फ़ाबेट है, तो इनके कॉम्बिनेशन से बनने वाले जितने भी स्ट्रिंग हैं, अगर आप इनको आपस में कॉन्केटिनेशन करें इनकी, सब अब यहाँ पे अगर आप देखें उसने सिर्फ ए ले लिया, यहाँ पे उसने क्या किया, ए बी। तो ये जो कॉन्केटिनेशन ऑफ सिंबल्स है, कॉन्केटिनेशन ऑफ सिंबल्स को हम कहते हैं स्ट्रिंग। तो पहले तो बात ये समझने की स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग इज अ कॉन्केटिनेशन ऑफ सिंबल्स, ठीक है। अब कॉन्केटिनेट करना क्या किसे कहते हैं? कि एक सिंबल को दूसरे के साथ आगे उसके ऐसे अपेंड करके लिख देना, ऐसे जोड़ देना साथ में, ये एक कॉन्केटिनेशन है। कि आपने ए बी ऐसे करके लिखा, तो ये कॉन्केटिनेशन ऑफ सिंबल्स कहलाएगी, कि हमने उनको जोड़ के ऐसे लिख दिया। तो ये भी अगर आप देखें, ये कितना बड़ा स्ट्रिंग है, ये बहुत बड़ा स्ट्रिंग है। तो ये कॉन्केटिनेशन ऑफ सिंबल्स जो है, इसको स्ट्रिंग कहा जाता है। तो एक होते हैं अल्फ़ाबेट्स और एक होते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कैसे बनते हैं? अल्फ़ाबेट्स के जो हमारे अंदर लेटर्स होते हैं, उसके अंदर और जो सिंबल्स जो होते हैं, उनके कॉन्केटिनेशन से स्ट्रिंग्स बन जाते हैं। अच्छा, स्ट्रिंग जो है कैन बी एम्प्टी और नल स्ट्रिंग, यानी ऐसा हो सकता है कि मैं कहूँ कि जी एक ऐसा स्ट्रिंग है जिसके अंदर कोई भी लेटर मैंने कॉन्केटिनेट नहीं किया। तो आमतौर पे ये एक यूजफुल स्ट्रिंग है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम्प्टी ब्रैकेट से, नल स्ट्रिंग से, या फिर ये फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये नल स्ट्रिंग। सो नल स्ट्रिंग भी होता है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऐसे स्ट्रिंग हैं जिनके अंदर एक से ज़ायद लेटर्स हैं। ऐसे भी हो सकते हैं जिनके अंदर कोई लेटर ना हो, यानी कि नल स्ट्रिंग, ठीक है जी बात। समटाइम्स अ लेकिन स्ट्रिंग। सर आपने बोला था कि एम्प्टी नहीं होगा, तो एम्प्टी और नल स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है? एम्प्टी मैंने क्या चीज़ कहा था नहीं होगा? एम्प्टी मैंने कहा कि था आपका जो है सेट ऑफ अल्फ़ाबेट। सेट ऑफ अल्फ़ाबेट जो है वो एम्प्टी नहीं होगा, और ना ही वो इनफाइनाइट होगा, बल्कि वो फाइनाइट होगा। उसमें नंबर ऑफ लेटर्स जो हैं वो कोई फाइनाइट होंगे, पता होगा कितने हैं, ठीक है। अब जब उससे ठीक है, आप लैंग्वेज की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आप बनाते हैं स्ट्रिंग्स। जब स्ट्रिंग्स बनाते हैं तो ठीक है सर। स्ट्रिंग में कॉम्बिनेशन, या आप कह सकते हैं कॉन्केटिनेशन ऑफ सिंबल्स आएगा। कॉन्केटिनेशन के अंदर ये भी पॉसिबल है कि वो एक अकेला आ जाए, या सिंपल पॉसिबल है कि एक भी ना आए। जब एक भी ना आए तो इट मीन्स कि ऐसा स्ट्रिंग जिसके अंदर कोई भी लेटर मौजूद नहीं है, वो नल स्ट्रिंग कहलाएगा, ठीक है। तो समटाइम अ स्ट्रिंग विद नो सिंबल एट ऑल इज यूज्ड, ये आमतौर पर होता है यूज, और इसको हम कैपिटल जो है ना वो लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि ग्रीक वर्ड है। इस तरीके से नल स्ट्रिंग इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये अगर आप देखें उल्टा जो है ना, इसको आप समझ लें कि या ए कर लें, इसको बीच में से वो डैश निकला हुआ, लैम्डा का तो आपको बताइए, तो कैपिटल लैम्डा एक्चुअली है।
ये स्मॉल लेटर लैम्डा है और ये कैपिटल लैम्डा है, तो इट्स अ ग्रीक कैपिटल लेटर लैम्डा जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग को या नल स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब बात करते हैं, जो हमने दो बातें की, एक तो अल्फाबेट्स की बात की और एक बात की स्ट्रिंग्स की। अब बात करते हैं वर्ड्स क्या होते हैं। तो वर्ड्स आर द स्ट्रिंग। पहले तो बात यह है कि जो वर्ड्स होते हैं, अब आप देखें ना, हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अगर देखें आपके पास जो सेट ऑफ अल्फ़ाबेट है वो क्या होता है। सेट ऑफ अल्फ़ाबेट जो है, मैं यहाँ पे अगर लिखूँ सिग्मा, अगर इंग्लिश लैंग्वेज का लिखें तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो होगा, लेट्स से कैपिटल ए से लेकर एन डॉट डॉट जी जी कैपिटल जी तक। ठीक हो गया फिलहाल। ठीक है तो सर। ये हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज है। अच्छा, अब क्या हर कम्बिनेशन ऑफ दीज लेटर्स एक वर्ड होगा? नहीं होगा, लेकिन उसको यस सर। स्ट्रिंग, लेकिन उसको हम स्ट्रिंग तो कहेंगे। मैं कहता हूँ एक, मैंने सर ऐसे करके लिखा ए जी ए। अब क्या ये स्ट्रिंग है? जी बिल्कुल ये स्ट्रिंग है, क्योंकि इट इज़ अ कॉन्केटिनेशन ऑफ वन और मोर सिंबल, अल्फ़ाबेट्स। हाँ अल्फ़ाबेट्स, तो उनका ये स्ट्रिंग तो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज दिस स्ट्रिंग अ वर्ड, क्या ये वर्ड है? तो ये एक अलग क्वेश्चन है कि अब हर स्ट्रिंग जो है वो वर्ड होगा या नहीं होगा, ये एक अलग क्वेश्चन है। अच्छा, इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब ये है कि हम देखेंगे कि लैंग्वेज के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक एक चीज़ होती है, वो होती है सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, नंबर वन। ठीक है, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स। और दूसरी चीज़ होती है लैंग्वेज के अंदर नंबर ऑफ वर्ड्स या सेट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, दो बातें होती हैं, एक होता है अल्फ़ाबेट और एक होता है वर्ड। ये जो वर्ड्स होते हैं, डब्ल्यू जो सेट होगा, ये सेट बनेगा कॉन्केटिनेशन ऑफ इन्हीं जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं उनसे ही बनेगा। इट मीन्स यस कि सर। इट मीन्स कि सेट ऑफ वर्ड्स के अंदर कोई स्ट्रिंग्स होंगे बहुत सारे। लेकिन क्या ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग होंगे? नहीं, ऑल पॉसिबल नहीं होते, बल्कि कुछ हम यहाँ पर देखेंगे कि तीसरे नंबर पे लैंग्वेज के अंदर एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं रूल्स। ठीक है, रूल्स होते हैं, रूल्स। तो एक सेट ऑफ रूल्स भी होता है जिसको आमतौर पे हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, हम आगे चल के देखेंगे, टी से रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम। तो एक सेट ऑफ रूल्स भी होता है। तो देखा ही जाता है कि ये जो आपकी जो स्ट्रिंग्स हैं, क्या वो इस रूल के मुताबिक बिल्ड हो रहे हैं? वो तमाम आपके स्ट्रिंग्स जो जो रूल्स के मुताबिक होंगे वो इस वर्ड्स के अंदर शामिल हो जाएंगे, सेट ऑफ वर्ड के अंदर शामिल हो जाएंगे, यानी हम कहेंगे कि वो वैलिड वर्ड्स हैं। और जो इन रूल्स के मुताबिक नहीं होंगे, वो हम कहेंगे कि वो हमारे पास वो जो वर्ड्स हैं, वो जो स्ट्रिंग्स हैं, वो स्ट्रिंग तो है लेकिन वो वर्ड्स नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से होगा ये कि दो कैटेगरीज बन जाएंगी। पहली तो बात ये है कि जब आप सेट ऑफ अल्फ़ाबेट से स्ट्रिंग्स बनाएंगे तो वो एनी कम्बिनेशन ऑफ लेटर हो सकता है। अब उस एनी कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स में से दो तरह की चीज़ें निकल आएंगी। एक वो स्ट्रिंग्स निकल आएंगे जो कि वर्ड हैं, जो लैंग्वेज का पार्ट हैं। ठीक है, और दूसरे वो हैं जो नॉन वर्ड हैं या जो लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। तो दो तकसीम हो जाएगी इसकी। तो अब वो जो बाइफर्केशन होगी या जो डिवीजन होगी, वो किस बुनियाद पर होगी? वो इस बुनियाद पर होगी कि लैंग्वेज जो है उसकी वर्ड्स बनाने के लिए क्या रूल्स डिफाइंड है। जो उस रूल के मुताबिक होंगे वो वर्ड्स हैं, और जो उस रूल के मुताबिक नहीं होंगे वो वर्ड्स नहीं हैं। तो हम एग्जांपल देखते हैं जिससे हम इस बात को समझ पाएंगे कि वर्ड्स और नॉन वर्ड्स किस तरह आप उसमें से अलग करेंगे स्ट्रिंग्स में से। क्योंकि स्ट्रिंग तो हो सकता है एनी कम्बिनेशन, तो जो भी आप बना लेंगे वो स्ट्रिंग तो होगा, लेकिन क्या जो है वो स्ट्रिंग वर्ड भी है? इस चीज़ को क्लियर करने के लिए हमें रूल्स का पता होना चाहिए लैंग्वेज के, थोड़ी सी मजीद लैंग्वेज के बारे में मालूमात हमें होनी चाहिए। तो दो बातें, तीन चीज़ें हमने देखी हैं अभी तक। पहली चीज़ अल्फ़ाबेट, दूसरी चीज़ हमने देखी है स्ट्रिंग्स, और हम तीसरी बात कर रहे हैं, हम जो थर्ड डेफिनेशन हम देख रहे हैं वो है वर्ड्स। और वर्ड्स के बारे में हम ये कह रहे हैं कि वर्ड्स जो है बेसिकली वो स्ट्रिंग ही होते हैं, लेकिन ऐसे स्ट्रिंग जो किसी रूल के तहत बनाए गए हैं या जो कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं, तो उनको हम कहते हैं कि ये जो वर्ड्स, ये जो स्ट्रिंग्स हैं, ये खास के तरह के स्ट्रिंग हैं जो कि लैंग्वेज का पार्ट है। और जो उनको फॉलो नहीं करते, हम कहेंगे जी ये वो बेसिकली चूंकि लैंग्वेज का पार्ट जो है रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए दे आर नॉट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। सही है। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। सो एग्जांपल देखते हैं इसकी। तो डेफिनेशन ऑफ वर्ड में ये है कि वर्ड्स आर स्ट्रिंग्स बिलोंगिंग टू सम लैंग्वेज, जो किसी लैंग्वेज से ताल्लुक रखते हैं। एग्जांपल,
तो कहते हैं सिग्मा इज इक्वल टू एक्स, यानी ऐसी लैंग्वेज जिसका सेट ऑफ अल्फाबेट्स के अंदर सिर्फ एक ही लेटर है एक्स, देन द लैंग्वेज एल कैन बी डिफाइंड एज, और इस सिग्मा की बेस पे हमने एक लैंग्वेज डिफाइन की हुई है एल, और एल इज इक्वल टू क्या है, एक्स रेज टू पावर एन, x raised to power n, where n is equals to 1, 2, 3 and so on. n जो है 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप देखें यहाँ पे x के साथ आप बनाएं कॉम्बिनेशन, पहला होगा x अकेला, फिर x के साथ एक और x मिला लें, फिर एक और मिला लें, ऐसे ही। तो अगर आप देखें इसके अंदर कितने x हैं, एक, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, 5, 6, तो x की जो तादाद है वो बढ़ाते रहें। तो अगर आप देखें ये जितने भी यहाँ पर आपके स्ट्रिंग्स बन रहे हैं, ये तमाम के तमाम स्ट्रिंग्स लैंग्वेज का पार्ट हैं, क्योंकि वो रूल के मुताबिक हैं, और रूल क्या है कि जो वर्ड्स होंगे वो x रेज टू पावर n होंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि n इज इक्वल टू, उसने कहा है 1, 2, 3, जीरो नहीं कहा। जब जीरो नहीं कहा तो इसका मतलब ये है कि x रेज टू पावर जीरो लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। x रेज टू पावर जीरो का मतलब क्या होगा, यानी कि एम्प्टी सेट, ऐसी है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जी लैंग्वेज, सर। हाँ, एम्प्टी स्ट्रिंग जो है, नल स्ट्रिंग, नल स्ट्रिंग इज नॉट पार्ट ऑफ दिस लैंग्वेज, बाकी सब इसका पार्ट है। ठीक होगी बात। लेकिन सर ये n हमें कैसे पता चलेगा कि n क्या है? जैसे अच्छा अभी क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ाबेट जो अच्छा, सिंबल सिर्फ 1 जी x है ना? जी 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 जी, यहाँ पर अगर आप देखें उसने कहा है कि x रेज टू पावर n, वेयर n इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। तो n कुछ भी हो ठीक है सकता है, सर। ठीक है। इस उसने पाबंदी नहीं लगाई कि n जो है वो 2 हो, ऑल्दो ये पाबंदी भी लग सकती है कि n जो है वो 1 से लेके 10 तक होगा। इसका मतलब है कि ऐसे वर्ड्स या ऐसे स्ट्रिंग्स जिनकी जिनकी लेंथ जो है वो 10 से ज़्यादा हो जाएगी, वो लैंग्वेज का पार्ट नहीं होंगे, तो लैंग्वेज आपकी फाइनाइट हो गई, लिमिट हो गई, ऐसी है ना। ठीक है सर। जी सर जी ये n हमें गिवन होगा कि हमने खुद फाइंड करना होगा? क्वेश्चन के अंदर फॉर एग्जांपल कोई आता है क्वेश्चन तो, अच्छा, क्योंकि पहली यहाँ बात, पे हाँ पहली x बात, को n हाँ से जी, जी। समझिए, पहली बात यह है कि यहाँ पे n को फाइंड करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसने ये बता दिया है कि लैंग्वेज का रूल ये है कि n जो वर्ड्स होंगे वो x पावर n होंगे, और n जो है 1, 2, 3 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है। अब अगर आपको कहा ठीक जाए है। कि मुझे बताएं कि ये जो आपके पास लिखा हुआ है x x x, क्या ये लैंग्वेज का वर्ड है या नहीं, तो अब आपको n निकालना है, यहाँ से निकाल सकते हैं। आप देखेंगे यार इसमें कितने x हैं, इसमें हैं बेसिकली 3x, तो बेसिकली ये बन जाएगा x की पावर 3। तो क्या x की पावर 3 उस रेंज में आता है, वैलिड रेंज में आता है? आपने लैंग्वेज में जाके देखा, रूल में, हाँ जी ये रेंज में आता है। देखिए आपने n निकाल लिया यहाँ से, तो ये बेसिकली जी रिवर्स सर। होगा। आपको कोई स्ट्रिंग देंगे और पूछा जाएगा कि क्या ये स्ट्रिंग वर्ड है, तो अब आपने रूल के मुताबिक देखना है कि क्या वो वर्ड है कि नहीं। अच्छा, अब रूल जो है वो यहाँ पे x की पावर n है, तो आप क्या करेंगे, ये जो आपको स्ट्रिंग दिया गया है x x x, आप इसे कन्वर्ट कर लें तो ये बन जाएगा x की पावर 3, ऐसे ही बन जाएगा ना। ठीक। अब आप देख यस। रहे हैं कि आपके पास जो n की वैल्यू है वो 3 निकल आई, और 3 जो है वो उस रेंज में है जो उन्होंने कहा हुआ है, ऐसी है ना। तो इट मीन्स जी कि सर। अगर ये उस रेंज में है तो इट मीन्स कि ये वर्ड है, दिस स्ट्रिंग इज वर्ड, ऐसे होगा बस। इस लिहाज से आपको n निकालना होगा। तो ये ऐसे नहीं होगा कि आपसे कहेंगे कि बताओ n क्या है, ऐसे नहीं होगा, बल्कि पूछा ये जाएगा कि आपके पास जो ये वर्ड है, ये जो स्ट्रिंग है, ये इज दिस स्ट्रिंग पार्ट ऑफ द लैंग्वेज, तो फिर आपको n निकालना होगा, और वो आप स्ट्रिंग से ही निकालेंगे। ठीक है सर। हाँ, और उसी स्ट्रिंग से निकाल के अकॉर्डिंग टू रूल बताएंगे कि जी हाँ ये बन रहा है या नहीं बन रहा, ये लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं है। चलें आगे चलते हैं। ठीक है फसी, हाँ जी फसी, यस सर, ठीक है। समझ आ रही है? यस सर, ये तो पढ़ा हुआ है मैंने पहले भी, ये हाँ फर्स्ट लेक्चर तो आज याद है। याद है। अच्छा चलो अच्छी बात है। अब क्या है कि ऑल वर्ड्स आर स्ट्रिंग बट नॉट ऑल स्ट्रिंग्स आर वर्ड, ये बात हम कर चुके हैं कि तमाम जो यस वर्ड्स सर। हैं वो स्ट्रिंग होते हैं, लेकिन तमाम स्ट्रिंग्स जो हैं वर्ड नहीं होते। अच्छा, वैलिड और इनवैलिड अल्फ़ाबेट, ये बड़ी अहम बात है। यहाँ से ये एक थोड़ी सी मज़ीद आप कह सकते हैं कि अल्फ़ाबेट्स के ऊपर मज़ीद थोड़ी डिस्कशन है। कहता है कि अल्फ़ाबेट्स तो हमने जैसा पहले भी कहा था कि सेट ऑफ अल्फ़ाबेट होते हैं जिसके अंदर आपके सिंबल्स होते हैं, और सिंबल जो हैं वो लेटर्स और डिजिट्स कुछ भी हो सकते हैं। फिर लेकिन हर
सेट ऑफ अल्फ़ाबेट जो आप बना लेंगे वो वैलिड नहीं होगा, उनमें से कुछ इनवैलिड भी होंगे। उसकी वजह ये है कि अभी हम एग्जांपल से समझते हैं इस बात को कि ऐसा ऐसे कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि हम कहेंगे जी इससे लैंग्वेज जो है वो बेसिकली थोड़ी सी एम्बिगुअस हो जाएगी। एम्बिगुअस का मतलब ये है कि वर्ड्स जब आप बनाएंगे उससे या लेटर्स आप बनाएंगे तो वहाँ पे वो जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे। अच्छा, कैसे कैसे क्रिएट होगी कन्फ्यूजन वो देख लेते हैं हम बात। अच्छा चलें एग्जांपल से समझते हैं इस बात को, वैलिड और इनवैलिड को। कहते हैं व्हाइल डिफाइनिंग एन अल्फ़ाबेट मे कंटेन लेटर्स कंसिस्टिंग ऑफ ग्रुप ऑफ सिंबल्स भी हो सकता है। जैसे कि अगर आप इसमें देखें सिग्मा 1 को जिसने डिफाइन किया है बी, कैपिटल बी, ए बी ए बी और डी, ये चार इसके अंदर बेसिकली अल्फ़ाबेट्स हैं। इस सेट ऑफ अल्फ़ाबेट के अंदर चार इसके एलिमेंट हैं, चार इसके अंदर उन्होंने सिंबल दिए हुए हैं। अच्छा, अब वो कहते हैं नाउ कंसिडर एन अल्फ़ाबेट सिग्मा टू उसने एक और ले लिया और उसमें उसने एक चेंज किया। अगर आप देखें बी ए कर दिया, यानी कि अगर आप देखें इस सिंबल को उसने चेंज किया, ए यहाँ पहले था उसको बाद में ले गया और बी पहले ले आया। अच्छा, तो बी बन गया बी ए बी और डी। और कहता है ये स्ट्रिंग मैंने बनाया इससे बी ए बी। अब जब ये स्ट्रिंग बनाया है तो अब यहाँ पर कंफ्यूजन आएगी। वो कैसे आएगी तो ये देख लेते हैं। कंफ्यूजन इस तरीके से आएगी जब आप इसको आपसे कहा जाएगा कि इस स्ट्रिंग को टोकनाइज करें, क्योंकि आपको पता है कि जब आप लैंग्वेज को कोई भी आप ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे तो वो पहले उसको टोकनाइज करता है। टोकनाइज करने का मतलब ये होता है कि उस लैंग्वेज के अंदर हर वर्ड को अलग अलग आइडेंटिफाई करना, ये इसका मतलब होता है। स्ट्रिंग में क्या होगा, स्ट्रिंग में तो बेसिकली वो कम्बिनेशन बहुत सारे ऐसे वो पूरे एक सीक्वेंस और सीरीज ऑफ लेटर्स दे देगा आपको। फिर जो कंपाइलर है वो खुद से उसको उसके मुख्तलिफ पार्ट्स को आइडेंटिफाई करता है, उसके डिफरेंट जो होते हैं लैंग्वेज के कंस्ट्रक्ट होते हैं, उसके जो कीवर्ड्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है अलग से। तो वो टोकनाइज कर रहा होता है, हर चीज़ को अलग अलग अपने पास रख रहा होता है। ऐसे ही यहाँ पे जो स्ट्रिंग दिया हुआ है इसको क्या टोकनाइज करें, और टोकनाइज करने के लिए वो सेट ऑफ अल्फ़ाबेट का सहारा लेगा। ठीक है, यानी कि हाँ अब इसको टोकनाइज करेंगे, यानी आपने इसको चॉप करना है, इस स्ट्रिंग को आपने चॉप करना है, इसके टुकड़े करने हैं और इस तरीके से टुकड़े करने के हर टुकड़ा एक यहाँ से कोई ना कोई यहाँ से अल्फ़ाबेट बन रहा हो। ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ से अगर इसको आप देखें चॉप करेंगे तो ये बन जाएगा बी ए बी। अगर आप यहाँ से देखेंगे बी ए बी ये बनता है। ठीक है, ये बन गया। लेकिन इसको आप इस तरीके से भी चॉप कर सकते थे कि ये बी बन जाए, ठीक है, और ए बी अलग और फिर ये बी बन जाए, शुरू में बी और आखिर में बी और ये सारा बीच में एक। लेकिन इससे क्या हो रहा है, इससे कंफ्यूजन ये हो रही है कि अब अगर आप देखें ए बी जो है इट इज नॉट एन अल्फाबेट, जिससे ये पता चल रहा है विच शोज दैट द सेकंड ग्रुप कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड एज स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर दिस। समझ आ रही है बात? तो इससे ये हुआ कि एक ही स्ट्रिंग को टोकनाइज करने के दो मुख्तलिफ तरीके निकल आए। अच्छा, इसे कहते हैं डीजनरेशन। इस डीजनरेसी की वजह से, यानी कि एक ही काम को करने के दो तरीकों की वजह से ये हुआ कि अब कंफ्यूजन होगी कि इन दोनों में से वैलिड कौन सा है। समझा रही है बात आपको? और इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए फिर ये बात की गई कि बेसिकली हम कुछ पाबंदियां यहाँ पर लगाएंगे सिग्मा के ऊपर, कि सिग्मा में जो यहाँ लेटर हैं वो किस तरीके से हों कि सच दैट के इस तरह की कंफ्यूजन ना बने कहीं पे भी। सही है? तो कहते हैं कि व्हेन दिस स्ट्रिंग इज स्कैन्ड बाय द कंपाइलर, जिसको लेक्सिकल एनालाइजर कहते हैं, बेसिकली जो कंपाइलर का जो फर्स्ट जो बेसिकली फेज होता है वो यही होता है, लेक्सिकल एनालाइजर होता है, जो कि बेसिकली आपके उसको कोड को या आपके प्रोग्राम को टोकनाइज करता है। तो जो फर्स्ट वो कहते हैं कि अगर आप ये वाला स्ट्रिंग उसको दें तो वो क्या करेगा, फर्स्ट सिंबल वो लेगा बी और उसे आइडेंटिफाई करेगा एज लेटर बिलोंगिंग टू सिग्मा। बिल्कुल ठीक है। while for the second letter the lexical analyzer would not be able to identify, so while defining an alphabet it should be kept in mind that the ambiguity should not be created। अच्छा, एक और मजे की बात, हालांकि अगर आप देखें इसको, अगर आप इस तरीके से फर्स्ट मेथड के साथ टोकनाइज करते तो ये एक वैलिड स्ट्रिंग था, यानी आप कह सकते हैं कि प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता, कोई इसमें सिंटैक्स की एरर ना आती।
लेकिन यहाँ पे एरर दे देगा, वो कहेगा ये तो आपके पास स्ट्रिंग वैलिड नहीं है, हालांकि स्ट्रिंग वैलिड था, टोकनाइज ठीक नहीं हुआ, क्योंकि आपने जो लेक्सिकल एनालाइजर था उसे कंफ्यूज कर दिया कि ये बेसिकली टोकनाइज दो तरीके से हो रहा है। तो अगर वो फर्स्ट ब्रांच पे चला जाएगा तो फर्स्ट ब्रांच में जाएगा तो वो आंसर देगा वैलिड, और अगर वो सेकंड ब्रांच में चला गया, यानी कि अगर उसने इस तरीके से टोकनाइज किया तो वो कहेगा इनवैलिड। ठीक है, तो इसलिए ये कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम पाबंदी लगाएंगे, थोड़ी सी पाबंदी ये लगाएंगे कि जो हमारे पास सिग्मा है, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट है, वो कैसा हो। जी, उसके बारे में ये है, ये रिमार्क्स, ये समझने वाली बात है। While defining an alphabet of letters consisting of more than one symbol, no letter should be started with the letter of the same alphabet. यानी कि अगर हम इसको यहाँ से देखें, वो ये कहता है कि अगर आपने कोई भी सेट ऑफ अल्फ़ाबेट लेना है तो वो इस तरह का हो कि कोई भी जो आप इसका सिंबल ले रहे हैं वो ऐसा ना हो जो कि जिसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो पहले उसका पार्ट हो। यानी कि अगर आप यहाँ देखें, आपने डिफाइन किया बी, ये आपका एक सिंबल था, और दूसरा आप डिफाइन कर रहे हैं बी ए। अगर आप देखें बी ए जो सिंबल है, इसका एक पार्ट यानी कि इसका एक हिस्सा, ये वाला बी, ऑलरेडी डिफाइंड है एज ए सेपरेट सिंबल, ये। तो इसकी वजह से हमेशा कंफ्यूजन होगी। तो कोई भी लेटर, कोई भी सिंबल शुड नॉट स्टार्ट with the already defined symbols or letter in the same set. Same set मतलब